नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लाइव सेशन चला रहे हैं साइंस की, बायोलॉजी की जो क्लासेस लाइव सेशन चल रहा है आपके आगामी जो वैकेंसीज आने वाली है उसके रिगार्डिंग। और आज का जो सेशन होने वाला है वो सेल यानी कोशिका के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। कल का जो सेशन रहा था वो भी कोशिका के बारे में ही था, और आज जो है सेल का पार्ट 2 हम लेके आए हैं, है ना। कोशिका का पार्ट 2 है, तो कोशिका से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। तो आ जाइए जल्दी से जल्दी, लिंक को आप शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, ये सेशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। आगामी जो भी वैकेंसीज आने वाली है जिसमें साइंस बायोलॉजी का पोर्शन होने वाला है, तो वो क्वेश्चन उनके हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं ना। तो जल्दी से एक बार आप लिंक शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। उमा कुमारी गुड इवनिंग, राकेश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी से आप जुड़ जाइए, लिंक को आप शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेल कोशिका के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ना, कुछ ही देर में शुरू करने वाले हैं हम सेशन। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लाइव सेशन का। आइए, आज के लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कोशिका के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति को किसके द्वारा स्टेन किया जा सकता है ना। सेल्यूलोजिक सेल वॉल कैन बी स्पेसिफिकली स्टेन्ड बाय, है ना। किसके द्वारा सेल्यूलोज जो कोशिका भित्ति होती है उसको स्टेन किया जाता है। जिंक क्लोराइड से, फ्लोरो ग्लूसिनॉल, मेथाइलिन ब्लू या सुडोन 4, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का आप, इसका आंसर आपको बताना है। सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज से बनी जो कोशिका भित्ति है उसको स्टेन करने के लिए किस पदार्थ का यूज करते हैं हम, है ना। जिंक क्लोराइड, फ्लोरोग्लोसिनॉल, मिथाइलिन ब्लू या सुडोन 4, बताइए। गुड इवनिंग सुखदेव। बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फर्स्ट का आंसर आपको देना है। आज का जो लाइव सेशन हम ले रहे हैं वो सेल है नहीं कोशिका के बारे में क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। उमा कुमारी फर्स्ट का बी बता रहे हैं, फ्लोरोग्लूसिनॉल। सेल्यूलोजिक सेल वॉल के लिए कौन सा पदार्थ यूज में किया जाता है ना। राकेश बी बता रहे हैं। सुशीला कटारा गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से कमेंट करते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बताया आपने, फ्लूरोग्लूसिनोल, है ना। फ्लूरोग्लूसिनोल का यूज करते हैं सेल्यूलोजिक जो सेल वॉल होती है उसको स्टेन करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। मनीषा गुड इवनिंग, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का। आपको बताना है निम्न में से कोशिका जो सिद्धांत है ना, कोशिका सिद्धांत, कोशिका है ना, कोशिका सिद्धांत है ना, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है ना, एक्सेप्शन आपको बताना है। कौन सा इसमें से कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन या वायरस, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड का आंसर आपको बताना है। राकेश डी बता रहे हैं। तबस्सुम डी बता रहे हैं। उमा कुमारी डी बता रहे हैं।
चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। इसमें पूछा है सेल थ्योरी, है ना, सेल थ्योरी का अपवाद पूछा है ना। सेल थ्योरी किसने दी है? विर्चो ने दी थी, आपको पता होगा, है ना। एक साइंटिस्ट थे विर्चो, है ना। सेल थ्योरी का अपवाद पूछा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। उमा कुमारी डी बता रहे, सुशीला डी बता रहे, मनीषा कटारा डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सेल थ्योरी में दो चार पॉइंट बताए थे विर्चो ने, तो उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया फॉलो करता है, फंजाई फॉलो करता है, लाइकेन भी फॉलो करता है, लेकिन वायरस जो है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि सेल थ्योरी की अगर एक आध पॉइंट की मैं बात करूं तो देखो, पहला पॉइंट जो था उसमें सेल जो है वो, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं होता है। फिर जो नई सेल जो हमेशा बनती है वो पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, लेकिन वायरस के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वायरस के लिए अगर थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल भी है तो उससे वायरस इन्फेक्शन फैला के वो खुद बन सकता है ना, उसकी संरचना का निर्माण हो सकता है। तीसरा, ये हमेशा होस्ट में ही जीवित रहता है, जबकि आउटर अगर एनवायरनमेंट में रखेंगे इसको तो ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है ना। इसीलिए वायरस को क्या बोलते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं ना। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। चलिए वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के लाइव सेशन का थर्ड क्वेश्चन हम आप देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, है ना। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या विभिन्नता होती है वो आपको बताना। सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम या नन ऑफ दिस, बताइए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल वॉल, सेल सॉरी। राकेश बी बता रहे हैं। तबस्सुम बी बता रहे हैं। मनीषा कटारा बी बता रहे हैं। कुशा कुंवर बी बता रहे हैं, कुशल कुंवर सॉरी। उमा कुमारी बी बता रहे हैं। सुशीला कटारा बी बता रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। तीसरे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें आप पूछा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें क्या विभिन्नता होती है ना, क्या डिफरेंस होता है वो पूछा है। सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम या नन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है इसमें मेजर जो डिफरेंस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है ना। न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसकी प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती है ना, जेनेटिक मटेरियल जो बिखरा हुआ पड़ा होता है। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ का आंसर आपको देना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर नोन, है ना, कितने प्रकार की कोशिकाएं ज्ञात है। 1 2 3 4 बताइए, कितने प्रकार की कोशिकाएं ज्ञात है। 1 2 3 4। इसमें कोई ज़्यादा स्पेसिफिक कुछ बताया नहीं है, बोला नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली पूछा है कितने प्रकार की कोशिकाएं ज्ञात है ना। 1 2 3 4 बताइए। फोर्थ का आंसर आपको देना है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स।
राकेश सी बता रहे हैं, मनीषा बी बता रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं। राकेश ने लिखा है प्रोकैरियोट, मीजो एंड यूकैरियोट। सादरे आलम सी बता रहे हैं, वापस से इन्होंने बी भी लिखा है। सुशीला बी बता रहे हैं, सादरे आलम बी लिख रहे हैं वापस। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कोशिकाओं के टाइप्स पूछे हैं ना, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो जनरली 3 प्रकार की कोशिका होती है ना, आपको पता होगा। एक तो प्रोकैरियोट, पता ही है आपको, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, क्या हो रहा है, यूकैरियोटिक, और तीसरी होती है मेसोकैरियोट, है ना। हालांकि ये बहुत कम रेयर होती है, कुछ डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो आते हैं, है ना, ठीक है। तो 3 टाइप की मेजर जो मेम्ब्रेन के आधार पे देखें तो 3 टाइप की कोशिकाएं होती है ना, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन, 5th का आंसर आपको देना है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट, है ना, सबसे लंबी पादप कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, विक्टोरिया, अमेजोनिका, यूकेलिप्टस, बोहेमिया नीविया या फिर सिकोया में। बताइए सबसे लंबी लॉन्गेस्ट प्लांट सेल किसमें पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। बताइए लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। उमा कुमारी सी बता रहे हैं, 4th का, ओके, हाँ करेक्ट है 4th का। तो 5th का बताइए। फिफ्थ का आंसर आपको देना है। बताइए जल्दी। राकेश ए बता रहे हैं, उमा कुमारी ए बता रहे हैं। सादरे आलम ए बता रहे हैं। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल पूछी है ना, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल आपको बतानी है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे लंबी पादप कोशिका के बारे में पूछा है, तो सबसे लंबी पादप कोशिका जो होती है वो बोहमेरिया निविया, है ना, इसमें पाई जाती है। इसके भी अगर पूछे तो स्क्लेन काइमा जो होती है ना, स्क्लेन काइमा जो फाइबर होते हैं, ठीक है, उसमें होती है ना, स्क्लेन काइमा के जो फाइबर होते हैं उसमें सबसे लंबी कोशिका होती है, किसमें होती है, बोहमेरिया निविया, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तबस्सुम डी बता रहे हैं, नहीं डी नहीं है इसका, सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफिट्स आर नीडल लाइक क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, है ना, रेफिट्स जो सुई के समान कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल हैं जो पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, एस्पेरेगस में पाए जाते हैं, डायलिया में पाए जाते हैं, बाल्सम में पाए जाते हैं, या रोज यानी कि गुलाब में पाए जाते हैं। बताइए रेफाइट्स सुई के समान कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल है जो पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, आपको बताना है। 6 का आंसर बताइए।
रेफाइड सुई के समान कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल है जो पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? एस्पेरागस में पाए जाते हैं, डहेलिया में पाए जाते हैं, बैल्सम में पाए जाते हैं, या रोज में पाए जाते हैं? बताइए। राकेश बी बता रहे हैं, डहेलिया बता रहे हैं, उमा कुमारी एस्पेरागस बोल रहे हैं, और ये एक और कौन है, इनका नाम प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर आईडी का नाम लिखेंगे तो मैं बोल पाऊंगा। मनीषा मीना बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, रेफाइड सुई के समान कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल है वो किस में पाए जाते हैं? बाल्सम में पाए जाते हैं, है ना। सी इसका राइट आंसर होगा, बाल्सम, है ना। नोट करिए, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ आप देख रहे हैं, सेवंथ क्वेश्चन आज के लाइव सेशन का। इसमें आपको बताना है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद सेल वॉल, है ना। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बतानी है जिसमें कि सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, बताइए। वायरोइड्स, एल्गी, बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा? बताइए। उमा कुमारी ने डी बताया, राकेश ने सी बताया है, मनीषा मीणा ने डी बताया है, मनीषा कटारा ने डी बताया है, सुशीला कटारा डी बता रहे हैं। कोशिका भित्ति से ही सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम पूछा है। ओके, रोहित ने डी बताया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पूछिए और सेल वॉल, है ना, कोशिका भित्ति से ही सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम पूछा है, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जिसमें सेल वॉल भी पाई जाती है वो है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, देन वी हैव टू रिप्लाई, है ना। बैक्टीरिया होगी। अगर इसमें इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, जिसमें अगर ये क्वेश्चन होता कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पूछी जाती और सेल वॉल नहीं होता, तो आंसर क्या होगा? डी होता, माइकोप्लाज्मा, है ना। सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा है। बट यहाँ पे कंडीशन पूछ डाल दी इन्होंने कि सेल वॉल होनी चाहिए, तो सेल वॉल वाली तो बैक्टीरिया हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए। और वायरोड्स क्या होते हैं? वायरोड्स क्या होते हैं? छोटे जो आरएनए होते हैं, सर्कुलर स्मॉल सर्कुलर आरएनए होते हैं ना, जो इन्फेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं वायरोइड्स। ठीक है, ध्यान रखिए। क्या लिखा है राकेश ने? विदाउट सेल वॉल, पोलो विदाउट सेल वॉल, पीपीएलओ। हाँ, पीपीएलओ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोलते हैं, और पादप जगत का जोकर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पादप जगत का जोकर, है ना, क्योंकि ये अपने जो बॉडी है उसको चेंज करता है बार बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन देख रहे हैं आप। द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन, है ना। ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच जो सेल की स्टडी से रिलेटेड होती है ना, सेल की स्टडी और फंक्शन का अपन उसमें अध्ययन करते हैं, वो कौन सी ब्रांच है? हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या साइटोलॉजी? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। वह शाखा जिसमें कोशिका संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाएगी, है ना। हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या साइटोलॉजी? बताइए।
जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। 8th क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का, और आज हम कोशिका के क्वेश्चन कर रहे हैं ना। कल भी हमने कोशिका के क्वेश्चन किए थे, आज पार्ट 2 है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है इस सेशन। बताइए। फर्स्ट कमेंट आ गया राकेश का। राकेश डी बता रहे हैं साइटोलॉजी। तबस्सुम डी बता रहे हैं। उमा कुमारी डी बता रहे हैं। सुशीला डी बता रहे हैं। मनीषा कटारा डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में तो अपन टिश्यूज का अध्ययन करते हैं, जो उत्तक होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए इकोलॉजी। इकोलॉजी में अपन एनवायरनमेंट के लिविंग और नॉन लिविंग जो फैक्टर्स है उनकी स्टडी करते हैं, उनका जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं, तो फिर ये भी रॉन्ग हो गया। फिर देखिए मॉर्फोलॉजी भी नहीं है। मॉर्फोलॉजी का मतलब आकारिकी, बाह्य आकारिकी का अध्ययन करते हैं, है ना, जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी होती है, एनिमल मॉर्फोलॉजी होती है। और साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं सेल की, है ना। साइट का मतलब होता है सेल। ठीक है, सेल की स्टडी करते हैं साइटोलॉजी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए ऑलमोस्ट सबका वैसे करेक्ट है ये, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, है ना। द वर्ड प्रोकैरियोट मीन्स अ सेल, है ना। प्रोकैरियोट शब्द का अर्थ है कि वह कोशिका जो होती है ना, विद मेनी न्यूक्लियाई, विद वन न्यूक्लियस, विद डिफ्यूज न्यूक्लियस, या विदाउट क्लोरोप्लास्ट, है ना। प्रोकैरियोट शब्द का अर्थ क्या है? अनेक केंद्रक युक्त, एक केंद्रक युक्त, विस्तृत केंद्रक युक्त, या हरित लवक रहित। बताइए, 9th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 9th का आंसर आपको बताना है। द वर्ड प्रोकैरियोट मीन्स अ सेल विद मेनी न्यूक्लियाई, विद वन न्यूक्लियस, विद डिफ्यूज न्यूक्लियस, या विदाउट क्लोरोप्लास्ट। बताइए, 9th का आंसर आपको देना है। उमा कुमारी सी बता रहे हैं, राकेश सी बता रहे हैं, तबस्सुम सी बता रहे हैं, मनीषा कटारा सी बता रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। ऑलमोस्ट अभी तक सबने सी बताया है। चलिए देखते हैं। देखो वर्ड प्रोकैरियोट का मीन्स पूछा है। प्रोकैरियोट का मीन्स होता है अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन देखा था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोट जो सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रॉपर नहीं बनी होती है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे विद डिफ्यूज न्यूक्लियस, है ना। विस्तृत केंद्रक जो होता है वो फैला हुआ होता है, डिफ्यूज होता है। ठीक है, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा ना। मिलता जुलता क्वेश्चन ही है, सेम कॉन्सेप्ट है। सुशीला सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही सुशीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द माइन्यूट प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन सेल्स आर कॉल्ड, है ना। कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले प्रोटोप्लाज्मिक संयोजन कहलाते हैं ना। कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के बीच में प्रोटोप्लाज्म का एक्सचेंज होता है ना। जैसे ये सेल है, ठीक है, और ये दो सेल है, ठीक है। तो इनके बीच में जो प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है, आवागमन होता है या संयोजन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, कियाज्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, टेक्टाइल फाइब्रस, या अल्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रैंड्स। बताइए। फर्स्ट कमेंट आ गया है उमा कुमारी का, बी बता रहे हैं, वो प्लाज्मोडेस्मेटा बोल रहे हैं।
राकेश बी बता रहे हैं, मनीषा कटारा बी बता रहे हैं। राव सुखदेव सिंह बी बता रहे हैं। तबस्सुम बी बता रहे हैं। सुशीला बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पूछा इसमें कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले प्रोटोप्लाज्मिक संयोजन है ना, प्रोटोप्लाज्म का एक्सचेंज जो होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। ऑलमोस्ट सबने करेक्ट बताया, चलिए वेरी गुड। कियाज्मेटा क्या होता है? कियाज्मेटा देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया यहाँ पे, जो अपना क्रोमोजोम होता है ना, ये देखिए मैंने क्रोमोजोम बनाया, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोजोम बना दिया मैंने, ठीक है। ये देखिए दो क्रोमोजोम आपको दिख रहे हैं, ये वाली जो जगह है यहाँ पे क्रोमोजोम ने क्रॉस किया है ना, तो इस जगह को कनेक्टिंग मतलब फिजिकल कनेक्शन बनाया, उस जगह को बोलते हैं कियाज्मेटा, है ना। दो क्रोमोजोम के क्रोमेटिड्स जो होते हैं, ये क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड 1 2 है ना, तो क्रोमेटिड जहाँ पे काटते हैं ना, ठीक है, तो उस लोकेशन को, उस फिजिकल लोकेशन को क्या बोलते हैं? कियाज्मेटा, ठीक है, ध्यान रखना है। टेक्टाइल फाइबर्स क्या होते हैं? टेक्टाइल फाइबर्स तो क्या होते हैं बताइए, किसी को पता है टेक्टाइल फाइबर्स क्या होते हैं? कमेंट करिए जल्दी से। कियाज्मेटा, टेक्टाइल फाइबर भी क्या होता है? क्रोमोजोमल फाइबर को ही बोलते हैं ना, क्रोमोजोमल जो फाइबर्स होते हैं उसको ही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। मिडिल लेमेला इज मेड अप, है ना, मध्य पटलिका जो होती है वो किसके द्वारा बनी होती है? आपको बताना है। प्लांट की जो सेल्स होती है उसमें होती है ना मिडिल लेमेला, सेल्यूलोज की बनी होती है, सुबेरिन की बनी होती है, या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, या लिग्निन की बनी होती है? बताइए, कमेंट करके बताना आपको जल्दी से। मध्य पटलिका किसके द्वारा बनी होती है ना, सेल्यूलोज, सुबेरिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, या लिग्निन? 11 का सी बता रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। उमा कुमारी, राकेश भी सी बता रहे हैं, मनीषा सी बता रहे हैं। सुशीला सी बता रहे हैं। तबस्सुम सी बता रहे हैं। मिडिल लेमिला के बारे में पूछा है, जो प्लांट की जो सेल्स होती है उनके बीच में पाई जाती है ना, वो किससे बनी होती है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। देखिए प्लांट की जो सेल्स होती है ना, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, है ना, और अंदर ये ऑर्गेनेल्स हो गए। फिर बाहर की तरफ जो एक लेयर होगी वो हो जाएगी प्राइमरी, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गई सेल वॉल, ठीक है, कौन सी? प्राइमरी वाली। फिर इसके बाहर एक और सेल वॉल होगी, ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेल वॉल हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही करके एक कोशिका यहाँ पे और बना देता हूँ मैं, ठीक है, फिर एक कोशिका यहाँ पे और देख लीजिए। अब इन कोशिकाओं के बीच में वापस एक लेयर और होगी, ये देखिए ऐसी, ठीक है। ये जो लेयर है इसको बोलते हैं मिडिल लेमिला। क्या बोलते हैं? मिडिल लेमिला, ठीक है। ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट से। किससे बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का आप। द इंटरनल लेयर जॉइनिंग द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल इज नोन एज, है ना, दो समीपस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? बताइए। दो समीपस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक की क्लास अगर आपने ध्यान से ली है तो इसका आंसर आप आराम से बता सकते हैं। बताइए।
उमा कुमारी बी बता रहे हैं, मनीषा कटारा बी बता रहे हैं, राकेश रावत बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट। तबस्सुम भी बता रहे हैं। बिल्कुल सही है ना, सब ऑलमोस्ट सभी का राइट आंसर है मिडिल लेमिला, है ना। दो समीपस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? मिडिल लेमिला, है ना। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए सुशीला भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, एक क्वेश्चन शायद मिस हो गया है, 13 मिस हो गया, कोई बात नहीं। 14 देखिए, विच वन पार्ट ऑफ सेल इज नॉन लिविंग, है ना। कोशिका का कौन सा भाग जो होता है अजीवित होता है ना। सेल वॉल, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा लेमला या स्फीरोसोम, बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताना आपको। 14 क्वेश्चन देख रहे हैं हम, 13 शायद मिस हो गया है पीपीटी से, कोई बात नहीं। 14 का आंसर आपको बताना है। कोशिका का कौन सा भाग अजीवित होता है ना। विच पार्ट ऑफ द सेल इज नॉन लिविंग। सेल वॉल, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा लेमना, स्फीरोसोम्स। कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा लेमा, स्फीरोसोम, बताइए जल्दी से। उमा कुमारी ए बता रहे हैं, सेल वॉल। राकेश डी बता रहे हैं। कृति जोशी सेल वॉल बोल रहे हैं। तबस्सुम ए बता रहे हैं। सुशीला ए बता रहे हैं। मनीषा कटारा ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पूछा है कोशिका का कौन सा भाग अजीवित होता है ना। नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल्स आपको बताना है। तो नॉन लिविंग पार्ट जो होता है वो सेल वॉल होता है ना। सेल वॉल जो होता है वो कोशिका का अजीवित भाग होता है ना। और सेल वॉल प्लांट में ही पाई जाती है ना। प्लांट, ह्यूमन में या फिर एनिमल में तो पाई नहीं जाती है, ठीक है। और टोनोप्लास्ट क्या होती है? टोनोप्लास्ट देखिए वैक्यूल जो होती है ना, वैक्यूल जो प्लांट कोशिका में सबसे बड़ी संरचना होती है, ठीक है। प्लांट कोशिका में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो संरचना आपको मिलेगी न्यूक्लियस से भी बड़ी, इसको बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। और ये इसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं ना। स्टोरेज का काम करती है ये, पीएच रेगुलेशन का काम करती है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है ना। तो वैक्यूल के जो बाहरी आउटर जो लेयर होती है ना, ये दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। प्लाज्मा लेमा तो पता ही है आपको। स्फीरोसोम जो होते हैं ये गोलाकार ऑर्गेनेल्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे, ये स्टोरेज का काम करते हैं ना। किसका स्टोरेज करते हैं? लिपिड का। जो लिपिड होता है, वसा जो होता है, उसका स्टोरेज करते हैं स्फीरोसोम्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, है ना। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? प्रोटीन लेयर बिटवीन टू लिपिड लेयर्स, दो लिपिड परतों के मध्य एक प्रोटीन की परत की बनी होती है। लिपिड लेयर बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, या प्रोटीन लिपिड एंड सेल्यूलोजिक लेयर, या बाई मॉलिक्यूल लिपिड लेयर सराउंडेड बाई प्रोटीन लेयर्स, बताइए। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है। बताइए।
लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का, आप कमेंट करके आपको बताना है जल्दी से। उमा कुमारी ए बता रहे हैं, राकेश ए बता रहे हैं, तबस्सुम डी बता रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का। इसमें आपको बताना प्लाज्मा जो झिल्ली होती है ना, प्लाज्मा झिल्ली एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है, किसकी बनी होती है आपको बताना, जल्दी से कमेंट करके बताइए। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का। चलिए इसके बाद मैं कुछ एक मोटिवेशनल थॉट आपसे शेयर करूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि डेली क्लास के बाद कुछ अपन मोटिवेशनल कोई एक बात आपसे शेयर करके जाऊंगा, ताकि आप नॉलेज तो आपको मिल ही रहा है ना, कुछ मोटिवेशन भी आपको मिलता रहे। मोटिवेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है ना। चलिए इसकी लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है ना। तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? बाई मोलिकुलर लिपिड लेयर होती है, और जो कि सराउंडेड बाय द प्रोटीन लेयर है ना। दो प्रोटीन परतों के मध्य दो प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। दो प्रोटीन की परतों के मध्य द्विआण्विक क्या होती है? लिपिड की लेयर होती है ना। द्विआण्विक जो होती है वो लिपिड की लेयर होती है, ऐसे बनी होती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। कृति जोशी डी बिल्कुल सही है कृति आपका। देखिए लास्ट, चलिए आज का सेशन तो कंप्लीट हो गया। लास्ट में जाते जाते एक थॉट आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप किसी चीज़ का चेज कर रहे, कोई लक्ष्य आपने बना लिया, ठीक है, जीवन में कोई लक्ष्य या कोई टारगेट आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो आप उसको लिखिए, है ना, उसको नोट डाउन करिए कि उसको उसको उसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लानिंग जब आप करेंगे, उसको नोट डाउन जब करेंगे, तो आधा काम तो आपका इजी हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को पाने की जब सोचते हैं ना, किसी चीज़ की के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में होती है। तो जैसे ही उसको आप नोट डाउन करेंगे, कॉपी पर उतार लेंगे, तो आपको वो आधा काम तो आपका ईजी हो गया वहीं पर। क्यों? क्योंकि आपने उन सारी चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया कि मुझे मान लो 10 चैप्टर करने हैं ना, तो 10 चैप्टर कितने दिन में करने, कैसे करने, 10 चैप्टर में कौन से टॉपिक्स है उनको पहले पढ़ना, उसमें से कितने क्वेश्चन है, कितने कितने एमसीक्यू मेरे को करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या होगा, आपका जो टारगेट है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, अचीवेबल हो जाएगा। फिर उसमें से फिर आपको डेली के टारगेट्स बनाने कि आज मेरे को क्या करना है, एक वीक में मेरे को क्या करना है, एक मंथ में मेरे को क्या करना है ना। तो नोट डाउन करिए। कोई भी चीज़ आप पाना चाह रहे हैं, कोई भी लक्ष्य आपने जो निर्धारित किया है ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसको आप नोट डाउन करिए। फिर उसको सिलेबस के हिसाब से उसको देखिए कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट है। उसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, जो भी सिलेबस हो उसको आप ग्रेडिंग करो, है ना। ग्रेडिंग करिए। उसमें ग्रेडिंग कैसे करनी है? ए बी सी 3 कैटेगरी आपको बनानी है। ए कैटेगरी में वो टॉपिक रखने हैं जो आपके अच्छे हैं, जो आपको आते हैं, ठीक है, तो उनको आपको कम टाइम देना। बी आप उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी, बट 3 ग्रेडिंग में बता रहा हूँ। बी कैटेगरी में आपको वो रखना है जो टॉपिक आपको अपने इतने अच्छे तैयार नहीं है ना, 50-50 वाले। और सी में जो सबसे ज़्यादा वीक है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले फोकस किस पे करना है? सी पे, है ना। एक फ्रेज है, फ्रॉग ईट फर्स्ट। क्या है? फ्रॉग ईट फर्स्ट, है ना। मतलब कि फ्रॉग को पहले खाना है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो मुश्किल काम है उसको पहले निपटाना है, ताकि आसान वाला तो वैसे भी हो जाएगा, है ना। तो सी कैटेगरी को अगर आपने टफ में रखा है ना, तो सी वाले को पहले निपटाना, फिर बी वाले को पहले निपटाना, फिर ए वाले को निपटाना, है ना। ऐसे आपको आगे बढ़ना है। तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो गया, है ना। आपका जो टास्क है वो धीरे धीरे कंप्लीट होने लग जाएगा। और अगर आपने टफ वाली चीज़ों को पहले निपटा दिया, तो फिर आपको आप में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है ना। ऐसे ही मैं आपको कुछ कुछ बातें बताता रहूँगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और भी इजी हो जाए। और लाइव सेशन तो आते ही रहेंगे, अलग अलग टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। मंडे को वापस
हम जुड़ेंगे। ठीक है, तो आज का लाइव सेशन यहीं तक था। कैसा लगा आपको कमेंट करके आप बता सकते हैं, और कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी आप बताइए जल्दी से। थैंक यू राकेश, थैंक यू सुशीला। चलिए, वेरी गुड उमा। थैंक यू उमा कुमारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और ऐसे ही आप बने रहिए, ऐसे ही लाइव सेशन आपके लिए आते रहेंगे। जो आगामी आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, और अगर आप कंटिन्यूस तैयारी करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ना। तो आज का सेशन यही तक था, बहुत बहुत धन्यवाद।